आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों से या फिर उनकी शिक्षाओं से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने जीवन को और अपने आसपास के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में आइए आज आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि तथागत बुद्ध किस तरह की सामाजिक व्यवस्था को चाहते थे या फिर वैसी व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने किस तरह का मार्गदर्शन किया। तथागत बुद्ध ने सामाजिक व्यवस्था को या फिर यूं कहे कि उसकी आर्थिक व्यवस्था को दो चीजों में बांट दिया था। एक पक्ष उसका कि जो उस राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, इस जनता के किस तरह के उद्योग हो और किस तरह के उनके उन उद्योगों के प्रति समर्पित कर्तव्य हो। और दूसरी बात राजाओं के लिए, यानी कि जो राज्य कर रहे हैं उनके लिए एक अलग मार्गदर्शन। आपको पता है कि हमारी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी की है। ये वो समस्याएं हैं जो हमारे जीवन को हर पल रोक लेती है। अगर कोई बेहतर जीवन की ओर जाना भी चाहे तो ये दो ऐसे उसमें रुकावटें हैं कि जो रुकावटें जीवन को आगे बढ़ने के लिए रोक देती हैं। एक तो गरीबी और दूसरी बेरोजगारी। तथागत बुद्ध का स्पष्ट मानना था कि चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे फिर गरीबी हो, इसे दान या चंदे से खत्म नहीं किया जा सकता। आज बहुत सारे लोगों का इस बात पर विश्वास है कि लोग गरीबी को खत्म करने के लिए उसको दान या चंदे से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये दान या चंदे का मामला नहीं, बल्कि ये स्टेट के नियोजन का मामला है। यानी कि राज्य इसका ठीक तरीके से प्रबंध करे और इसका प्रबंधन करके, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करके इसे बेहतर तरीके से मैनेज करें और फिर इस गरीबी को और बेरोजगारी को खत्म करें। तो तथागत बुद्ध की ये जो बात है कि गरीबी या बेरोजगारी को दान या चंदे से खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, उस वक्त की एक व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था, लोग खेती किसानी में या तो फिर पशुपालन में जुटे हुए थे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि राजाओं ने खेती बाड़ी के लिए बीजों की और पशुपालन के लिए खुराक की व्यवस्था करना चाहिए पशुओं के। इससे क्या होगा? इससे पशुपालन और खेती दोनों सुचारू रूप से चलने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिसके आधार पर हमारा पूरा देश, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। आज भी देखिए, हम किसानों को देखते हैं कितने परेशान हैं। आज भी हम मजदूरों को देखते हैं कितने परेशान हैं। ये सब गरीबी और बेरोजगारी इन दोनों के शिकार हैं, इन दोनों का वो परिणाम है। तो इसलिए वो ये बताते हैं कि इसकी व्यवस्था राज्य ने करनी चाहिए, खेती के लिए बीजों की और पशुपालन के लिए खुराक की। फिर तीसरी व्यवस्था वो ये कहते हैं कि जैसे हमारा जो राज्य है, इसमें जो प्रशासनिक कर्मचारी है, जो राज्य व्यवस्था में काम करते हैं, उन सबको वक्त पर वेतन मिले और वो वेतन देने की व्यवस्था राज्य स्वयं करे। अगर ये व्यवस्था बनती है तो होता क्या है कि ये जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, ये लोगों को उनका शोषण नहीं करेंगे, उनको निचोड़ेंगे नहीं। और उनको निचोड़ेंगे नहीं तो देखिए कि कहीं भी किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। हम आज देखते हैं लूटपाट की घटनाएं। ये लूटपाट की घटनाएं होती क्यों हैं? इन घटनाओं को खत्म करने की व्यवस्था तथागत बुद्ध रखते हैं। और फिर इसी व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए फिर तथागत एक भंडारण की व्यवस्था भी बनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि राजाओं ने ये इस भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए जो कृषि उपज से आता है या फिर पशुपालन के द्वारा जो जो चीज़ें आती है, उन चीज़ों का एक विशिष्ट नियोजन करके उसका भंडारण करें और ये भंडारण के साथ राज्य अपना व्यापार करें। इसमें आप देखिए कि कहीं भी शोषण की व्यवस्था के लिए कोई स्पेस नहीं बचती है। आप देखिए आज इस वक्त में जितने भी
प्रगत दुनिया है, इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। और ये व्यवस्था अब से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने रखी है ना। अर्थशास्त्र का एक चौंकाने वाला सिद्धांत जो उस वक्त उन्होंने अर्थशास्त्र के उन मानकों को पूरा करते हुए रखे, आज भी इसी व्यवस्था के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि जब तथागत बुद्ध की इसी बात को सम्राट अशोका ने स्वीकार किए, तो देखिए सम्राट अशोका ने सबसे पहले उनके पूरे राज्य में जहां जहां उनका आधिपत्य था वहां पर कितनी कृषि उपज है और कितना पशुपालन से कुछ आता है, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने पब्लिश की, प्रकाशित की और लोगों को बताई कि हमारे पास इतना उत्पाद है। फिर उन्होंने एक सम्राट अशोका के साथ एक बात जुड़ती है कि उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे, चैत्य बनवाए, मंदिर बनवाए, विहार बनवाए, ये सब बात उनके साथ जुड़ती है। अब शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये जितने भी स्तूप, चैत्य, ये विहार जो सब थे 84,000, ये सारे के सारे व्यापारिक केंद्र थे। आज भी हम लोग अगर देखें जितनी चीज़ें हमें उन उत्खननों में मिलती है, आप उसका स्पेस देखिएगा, इतना बड़ा और इतना विस्तृत स्पेस है। ये केंद्र ऐसे केंद्र थे जहां से व्यापारों का संचालन होता था, मतलब कृषि व्यापार उस समय था तो कृषि व्यापार का संचालन होता था। ये कृषि व्यापार संचालित करते करते यहाँ पर इस बात के लिए भी व्यवस्था बनती थी कि सामूहिक रूप से खेती कैसे की जाएगी। किसी के पास थोड़ी खेती होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी, सबको इकट्ठा करके सामूहिक रूप से खेती कैसे की जाएगी। और ये इन स्तूपों में, इन विहारों में किया जाता था। आप देखिए कि भारत का व्यापार अफगान तक, इधर तांग तक, तांग साम्राज्य तक, ये इतना जो बढ़ा हुआ व्यापार हम लोग देखते हैं, ये पूरा का पूरा व्यापार सम्राट अशोका के समय भी इन विहारों के द्वारा संचालित होता था। तो ये जो अर्थशास्त्र की व्यवस्था तथागत बुद्ध ने की, वास्तव में आधुनिक समय में जब हम अर्थशास्त्रीय सिद्धांत को विकसित होता हुआ देखते हैं तो इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और यही व्यवस्था उस वक्त में अगर हम बौद्ध काल की बात करें या फिर तथागत बुद्ध के समय जो राजा राज्य करते थे उनकी व्यवस्था देखें, तभी तो बौद्धों की जो सुत हैं, गाथाएं हैं, उनमें एक शब्द मिलता है राजा भवतु धम्मिको। उनके धम्म की शिक्षा भी यही होती है और धम्म की शिक्षा ये सामूहिक उत्थान की है। उस वक्त का व्यापार, उस वक्त के अर्थशास्त्र का प्रबंधन, उसका नियोजन, ये भी धम्म से संबंधित है, धम्म से प्रभावित होता है। तो इस बात को हम ठीक तरीके से समझे कि जो धम्म को आचरण करता है वो एक बेहतर सामूहिक जीवन को भी अपने आचरण में ले आता है और यहीं से एक सामूहिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको हम कहें कि आज जो आत्मनिर्भरता की बात होती है वो आत्मनिर्भरता बुद्ध तब सिखाते हैं। और ये आत्मनिर्भरता हमारे इन सारे केंद्रों से सामूहिक रूप से विचार करने पर आती है, लेकिन ये तब आती है जब हम धम्मत्व को समझते हैं। धम्मत्व का मतलब मित्रत्व, बंधुत्व और एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाली बात, जहाँ से सबका विकास होता है। तो यहाँ रुकते हैं इस बात के साथ कि इस वादे के साथ कि इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे जब अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।